नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है आर्म्ड फोर्स एंड फंडामेंटल राइट्स। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एक्चुअल में आर्म्ड फोर्स क्या है और यानी कि एंड फंडामेंटल राइट्स क्या है उसके बारे में समझेंगे। फंडामेंटल राइट्स को मैं पहले समझा चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड यानी कि फंडामेंटल राइट्स है। कब आर्म्ड फोर्स में यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को यानी कि थोड़ा रोका जाता है, बोला जाता है कि आप इतनी आज़ादी नहीं ले सकते। ये सभी चीज़ हम सीखेंगे और मैं लगभग आई थिंक 16 से 17 लेक्चर ले चुका हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि एक्चुअल में हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि शायद इस तरीके से यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि बहुत से लोग खाली एक लेक्चर में या 2 लेक्चर या मैक्सिमम 3 लेक्चर में यानी कि फंडामेंटल राइट्स को खत्म करके निकल लेते हैं। वहाँ का उनका पर्पस होता है खाली व्यूज बटोरना। मेरा पर्पस व्यूज बटोरना नहीं है। मेरा पर्पस है कि मैं कंटेंट को अच्छी तरीके से दे पाऊँ। अगर मुझसे कोई पढ़ रहा है तो वो हर चीज समझे, हर चीज कल को ये ना बोले कि वी study on that particular platform but there is a no any such video where this thing is mentioned। तो कहने का मतलब है आप कल को मेरे को यह ना बोले कि मैंने वहां से पढ़ा और यह चीज हमें वहां नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें सब चीज मिलेगी। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ कि मुझे मालूम है। मैं लगभग 4 बार इस लेक्चर को पढ़ता हूँ, उसका मीनिंग फाइंड करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं लेक्चर लेके आता हूँ। तो आपसे बस विनती यही रहती है कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। यही मेरा एक आपसे फीस है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आर्म फोर्स एंड द फंडामेंटल राइट्स। आर्म फोर्स की मैं बात करूं तो सशस्त्र बल, और यानी कि एंड की बात करें एवं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकार। मेरे मित्रों, मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि आर्टिकल जो 33 है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट करे या एब्रोगेट करे फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालोगस फोर्सेस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अनुच्छेद जो 33 है संसद को यह अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों व अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। युक्त मतलब कोई एक युक्ति बना है उसके अकॉर्डिंग प्रतिबंध लगाए। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। फिर क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन, इस यानी कि इसका एक्चुअल में उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसका मतलब यह है टू इंश्योर करना प्रॉपर डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ द डिसिप्लिन अमंग। मैं आपको अगर बात करूं, सपोज करो आपके आपके सामने आपका लेफ्टिनेंट कर्नल खड़ा है और आपको आदेश देता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा बिना कुछ कहे, और आप सोचें कि मैं आर्टिकल 19 का यूज करके वहां पर कुछ मैं बोल सकूं उनसे, तो आप नहीं बोलेंगे। ये यहाँ पर बोलने की वहां पर अभिव्यक्ति बंद कर दी जाती है। बस खाली यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, इस तरीके से आपको जवाब देना पड़ेगा, बस इतना ही होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये सब क्यों क्यों किया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी को जिस तरीके से वो बता रहे हैं उसी तरीके से डिस्चार्ज कर सके। सपोज करो कल को यानी कि कहीं पर वार छिड़ गया और हमारे यानी कि कर्नल ने या हमारे जनरल ने हमें यानी कि अधिकार दिया कि आप जाइए, आपको ये लड़ना पड़ेगा, और हम जवाब दे रहे हैं कि नहीं, मुझे मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहूंगा, तो आपको वहां पर ये अधिकार नहीं मिलेगा। उन्हीं चीज को लेकर यानी कि यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है आर्टिकल 33, जो बताता है कि क्या इंपोजिशन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे पावर टू मेक लॉज। ठीक है, आर्टिकल 33 इज कन्फर्ड ओनली द पार्लियामेंट नॉट ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो पावर है कि आप यानी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करेंगे किसके ऊपर, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, ठीक है, पुलिस फोर्सेस एंड द यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरोज जो हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज जितनी भी हैं, खुफिया एजेंसीज, उनके ऊपर। ये क्यों किया जाता है? ये खाली अधिकार है किसको? पार्लियामेंट को, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिससे हमारी पुलिस फोर्स या मतलब आर्म फोर्स, खुफिया एजेंसीज पर यानी कि कोई वो लॉ लगे। खाली हमारी पार्लियामेंट मतलब संसद को अधिकार है। इन सच लॉ, ऐसे लॉ में पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज एंड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑन द कंट्रोवेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कहने का मतलब ऐसा लॉ जब बनाएगी हमारी पार्लियामेंट, तो उसको यानी कि कोर्ट के द्वारा कोई भी यानी कि कोर्ट उसको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। कोर्ट जो उसको लाभ मान के चलेगा। क्यों मान के चलेगा? क्योंकि वो रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन के अंदर लेकर चल रहा है। दूसरी बात, अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द आर्मी एक्ट, यानी कि इसी तरीके से जो हमारी पार्लियामेंट है कुछ एक्ट लेकर आई, जिसको मैं बोलूं आर्मी एक्ट, जो यानी कि 1950 में आया। ठीक, उसके बाद जो एक यानी कि नेवी एक्ट आया 1900 यानी कि वो भी 50 में आया। एयर फोर्स एक्ट वो भी 1950 में आया। और पुलिस फोर्सेस जो एक्ट लेकर आई, जिसको यानी कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ द राइट यानी कि उसके राइट्स के ऊपर यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। ये कब आया? 1966 में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड यानी कि एंड एक्ट सो ऑन, ऐसे और भी एक्ट आए। ठीक है, वो सभी किस लिए लाए गए? क्योंकि हम अपने रूल एंड रेगुलेशन में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें। ठीक है,
जो इतना फ्रीली ये चाहते हैं कि हम इस तरीके से बात कर सकें, नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आपको उनका ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। और ऑर्डर क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि वेलफेयर ऑफ द स्टेट, राइट, क्योंकि स्टेट का भला चाहने के लिए ये सब बात कर रहे हैं हम लोग। These imposition restrictions of their on their freedom of speech, यानी कि ये क्यों रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगाए गए हैं? देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर आप उतना नहीं बोल सकते जितना आप चाहेंगे। राइट टू एसोसिएशन, आप कोई असेंबली यानी कि उसके अंदर जैसे फोर्स है उसके अंदर चाहे कि मैं अपना एक गुट अलग से बनाऊं, नहीं बना सकते। राइट टू बी मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन और द यानी कि पॉलिटिकल एसोसिएशन, आप कोई भी वहां पर ट्रेड यूनियन नहीं बनाएंगे फोर्स में, ठीक है, और एसोसिएट यानी कि पॉलिटिकल एसोसिएशन के अंतर्गत, ठीक है। राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस, आप प्रेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। राइट टू अटेंड द पब्लिक मीटिंग्स, आप पब्लिक मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। डेमोन्स्ट्रेशन और अदर थिंग्स जो भी हैं डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड, उसको नहीं कर सकते आप। एक्सप्रेशंस मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस आल्सो कवर्स सच एम्प्लॉइज, कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो एक्सप्रेशंस है, मैं जिससे मैं बात करूं एक्सप्रेशन जैसे मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, आल्सो किसको इंक्लूड करके चलता है, जैसे यानी कि एम्प्लॉइज को कवर करके चलता है, आर्म फोर्स के मेंबर्स को कवर करके चलता है। बार्बर्स के अंदर यानी कि जैसे मैं बात करूं कारपेंटर्स हैं, ये जैसे मैकेनिक्स हैं, यानी कि कुक्स जो खाना बनाते हैं, चौकीदार हैं, ठीक है, बूट मेकर्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, मोची, ठीक है, टेलर्स हैं जो कपड़े सिलते हैं, एंड नॉन कॉम्बिनेंट्स, जितने भी इस तरीके के काम है उन पर यानी कि ये सभी एक्सप्रेस करके चलता है इन सभी चीजों को, ठीक है, उनको भी यही काम करने का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर देखिए कि जो पार्लियामेंट्री लॉ इनेक्टेड, ठीक है, पार्लियामेंट्री लॉ इनेक्टेड अंडर द आर्टिकल 33 कैन बी एक्सक्लूड इन द कोर्ट मार्शल ट्राइब्यूनल्स एस्टेब्लिश्ड अंडर देयर द मिलिट्री फोर्स लॉ, ठीक है, फ्रॉम द रिट, यानी कि अगर रिट से देखा जाए जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट सो फार द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कंसर्न। अब अगली बात करते हैं जैसे मार्शल लॉ, हम लोग मार्शल लॉ इतनी देर से चिल्ला रहे थे, एक्चुअल में है क्या? तो मेरे दोस्तों मैं तुम्हें एक बोलना चाहूं बात, तो मार्शल लॉ जो है पार्लियामेंट के अंदर या हमारे संसद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रिटर्न नहीं किया गया है, लेकिन इसको ऐसा माना जाता है ये एक किस्म से एक मिलिट्री लॉ है, तो उसी की बात कर रहे हैं। जो आर्टिकल 34 है वो डील करके चलता है किसके साथ, हमारा मार्शल लॉ, और हमारे उसी से रिलेटेड यानी कि फंडामेंटल राइट्स क्या है उसको भी हम समझेंगे। जैसे ये प्रोवाइड करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करके चलता है। राइट वाइल द मार्शल लॉ इज इन फोर्स एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो फंडामेंटल राइट है वाइल ये मार्शल लॉ है, ठीक है, ये क्या है, एक मार्शल लॉ इन द फोर्स एरिया विद इन द टेरिटरी, एक यानी कि आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग यानी कि ये मार्शल लॉ जो है रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जब भी कहीं पर यानी कि मार्शल लॉ इंपोज किया जाता है किसी भी हमारी इंडिया की टेरिटरी में, किसी भी स्टेट में, किसी पर्टिकुलर एरिया में। कहते थे कि यहाँ पर मार्शल लॉ लग गया भैया, सारे भी फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं जैसे आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 20, इनको छोड़कर यानी कि ये उन सभी पर ही काम करता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर है कि ये एम्पावर करता चलता है पार्लियामेंट टू indemnify द गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन्स done by him connection with the fundamental maintenance of the restoration of the in order to the area martial law was force, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो यानी कि पार्लिया को एक ये शक्ति देता है कि जहां पर भी यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी, यानी कि क्या करेगी, मतलब यानी कि जहां पर हमारी पार्लियामेंट यानी कि मार्शल लॉ इंपोज करेगी, वहां पर वो जो एरिया होगा उसके अंदर जितना भी काम होगा वो डायरेक्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा, और जिस तरीके से यानी कि मार्शल लॉ यानी कि मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री द्वारा ये रूल चलाया जाएगा वहां पर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट कैन आल्सो वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ड पनिशमेंट यानी कि इन्फ्लिक्टेड और फॉर फ्यूचर ऑर्डर और अदर एक्ट डन अंडर द मार्शल लॉ इन सच एरियाज, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पार्लियामेंट है कैन आल्सो वैलिडेट द सेंटेंस जो यानी कि पास किया गया है किसके द्वारा, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड फीचर एंड ऑर्डर एंड द अदर एक्ट डन बाय द मार्शल लॉ, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर मैं बात करूं जैसे जो एक्ट है एडमनीफाई करके चलता है, एडमनिटीफाई करके चलता है, क्या किसके लिए कि मेड द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट, यानी कि जो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं किया सकता इन एनी कोर्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ द कंट्रोवेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्शल लॉ, जो यानी कि मार्शल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, लॉ हैज बीन बोरोड इन इंडिया फ्रॉम द इंग्लिश, यानी कि जो मार्शल लॉ जो है एक कॉन्सेप्ट जो है मार्शल लॉ का हमने इंग्लिश यानी कि कॉमन लॉ से लिया गया है, यानी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है।
दूसरी बात यहाँ पर आ रही है कि जो एक्सप्रेशन है मार्शियल लॉ का, जो उसको यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यानी कि रिटन फॉर्म में नहीं है, पर लेकिन मान के चलते हैं कि इसका एक्चुअल में मीन होता है कि एक मिलिट्री रूल, मतलब यहाँ पर मिलिट्री पूरा कार्यभार अपने हाथ से संभालेगी। ये मैंने पहले भी बोला था, अब भी समझ लो। दूसरी बात ये कहता है, ये रेफर करके चलता है सिचुएशन जहां पर यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय द मिलिट्री, यानी कि जहां पर भी जो जितनी भी यानी कि सामाजिक एडमिनिस्ट्रेशन है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो किसके द्वारा, यानी कि जनतांत्रिक जो यानी कि हम लोग यानी कि नेताओं के द्वारा या मतलब पॉलिटिशियन के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चल रहा था। अब यहाँ पर मिलिट्री ही सारा काम वहां पर संभाएगी, रूल एंड रेगुलेशन जितना भी है सब। फिर उसके बाद यहाँ पर ये है कि ये इंप्लाई करके चलता है कि सस्पेंशन ऑफ द ऑर्डिनरी लॉज, यानी कि यहाँ पर ऑर्डिनरी लॉ जो थे उसको सस्पेंड कर देगी, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट, ये कब होगा, एंड द गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स, यानी कि मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स के द्वारा सारे सस्पेंड कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर जो पहले गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि लॉ प्रोवाइड किए गए थे सारे सस्पेंड कर दिए जाएंगे, यानी कि मिलिट्री ट्राइब्यूनल के द्वारा वो वही राइट देंगे जो उनको लगेगा कि हाँ ये सही है। जैसे म्यांमार में देखा नहीं, तख्ता पलट हो गया था, तो यहाँ पर भी ऐसे ऐसे कभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या मतलब प्रेसिडेंट चाहता है वो कर देता है, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही हमारे यहाँ का क्या है, तीनों सेनाओं का यानी कि सभापति, मतलब क्या बोलूं मैं उसको, यानी कि चीफ है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर है, इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द मिलिट्री लॉ that is applicable in the armed forces, there is also no specific expressions the persons in the constitutions that authorizes the executive declare the martial law। कहने का मतलब यहाँ इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द मिलिट्री लॉ, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में मिलिट्री लॉ that is applicable, वो applicable है to be armed forces, there is also no स्पेसिफिक एक्सप्रेशन, यहाँ पर स्पेसिफिक एक्सप्रेशन नहीं है प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि डेट ऑथराइजेज द एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर मार्शियल लॉ, और उसी तरीके से यहाँ पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, ऑथराइज करके चलेगा कि वहां पर मार्शियल लॉ लगा है। दूसरी बात यहाँ पर है, हाउएवर इट इम्प्लिसिट आर्टिकल 34 अंडर विच द मार्शियल लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड, यानी कि आर्टिकल 34 के अंडर ही यानी कि मार्शियल लॉ को डिक्लेयर किया जाता है इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी टेरिटरी, यानी कि आर्टिकल 34 ही कहता है हम चाहे किसी भी एरिया में मार्शियल लॉ लगा सकते हैं। Martial law is imposed under the extraordinary circumstances like war, invasion, insurrections, rebellion, riots, and any violent resistance law। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो मार्शियल लॉ है उसको इम्पोज किया जाएगा अंडर किसके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, लाइक जैसे वॉर होता है, ये कब लगा, जैसे वॉर छिड़ गया, इन्वेजन छिड़ गया, और इन्वेजन हो गया, और इंसरसेक्शंस, रिबेलियन हो गया, रियोट, इस टाइप का रियोट और एनी वायलेंट छिड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब कोई कंडीशन देखने को मिलती है तो हम वहां पर मार्शियल लॉ लगाते हैं, वहां पर पूरा रूल एंड रेगुलेशन किसके द्वारा, हमारी आर्मी के द्वारा संभाला जाता है। जैसे अब मैं अगला बात करूं, इट्स अ जस्टिफिकेशन टू रिपेल फोर्स बाय फोर्स फॉर द मेंटेनिंग द रिस्टोरिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी ड्यूरिंग द ऑपरेशन, यानी कि जब भी मार्शियल लॉ लगा होगा उस ऑपरेशन के द्वारा द मिलिट्री ऑथराइजेस आर वेस्टेड विद द एबनॉर्मल पावर टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स, यानी कि पूरे पावर उनके हाथ में होती है मिलिट्री के, जितने भी स्टेप्स लेने होंगे किस तरीके से क्या करना है मिलिट्री चलाएगी उसे। दूसरी बात, द इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस they impose the restrictions and the regulations right of the civilians can punish the civilians and even condemn to them death, यानी कि इनके पास ये भी अधिकार होता है उस वक्त के समय पर, वो यानी कि किसी सिविलियन को पनिश भी कर सकते हैं, उनको राइट भी दे सकते हैं, और दूसरी बात यानी कि उनको यानी कि ऐसा भी अधिकार है कि वो उसके डेथ पेनाल्टी तक भी पहुंचा सकते हैं, मतलब उसको डेथ की पेनाल्टी मतलब यानी कि डेथ मतलब मृत्यु दंड दिया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है held that the declaration of the martial law does not ipso facto result, यानी कि जो मार्शियल लॉ है वो ये बोल के चलता है, डिक्लेरेशन करके चलता है, मार्शियल लॉ डज नॉट इप्सो फैक्टो रिजल्ट, यानी कि इप्सो फैक्टो रिजल्ट नहीं होगा इन द सस्पेंशन ऑफ द रिट, यानी कि रिट हैबियस कॉर्पस जो है उसको कभी भी यानी कि मार्शियल लॉ के दौरान यानी कि सस्पेंस नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर है, द डिक्लेरेशन ऑफ द मार्शियल लॉ अंडर आर्टिकल 34, कहने का मतलब यहाँ पर ये है जो हम यानी कि क्या करते हैं कि जो मार्शियल लॉ है आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग यानी कि लगाया जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं ये थोड़ा डिफरेंट होता है किससे, नेशनल इमरजेंसी से, जो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग यानी कि लगाया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि यानी कि इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब ये होता है मेरे मित्रों कि कुछ मूलभूत अधिकारों का प्रभाव, ठीक है, कि आखिरकार कुछ मूलभूत अधिकारों का प्रभाव क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आर्टिकल 35 को लेकर चलता है
तो आर्टिकल 35 lays down that the power to make laws to give the effects in the certain specified fundamental rights shall have the best in only in the fundamental parliament can not be state in the legislature। मेरे बात को थोड़ा समझ के चलना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अनुच्छेद जो 35 है, ठीक है, केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर मेंशन कर रखा उसने, क्या बोल रहा है, देखो थोड़ा ध्यान से समझना। ये बोल रहा है कि हाँ, आर्टिकल 35 लेज डाउन दैट द पावर टू मेक, यानी किसके पास पावर है टू मेक द लॉ टू गिव इफेक्ट टू द सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स सेल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के हाथों में है, नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ये बात समझ गए। मैं ये क्या बोल रहा था कि अनुच्छेद जो 35 केवल यानी कि संसद को विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून को दिए गए हैं, ना कि विधानमंडल को, ठीक है। और दूसरी बात, दिस प्रोविजन इंश्योर दैट देयर इज ए अनयूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द इंडिया विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द पनिशमेंट फॉर देयर इन्फ्रिंजमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि यह जो व्यवस्था सुनिश्चित करती है, क्या करती है उसके बाद समझेंगे कि भारत में मूल अधिकारों एवं दंड के प्रकार की एकता, इस प्रकार अनुच्छेद यानी कि जो 35 है उसके अंदर यानी कि ये सब प्रोविजन को यानी कि डाला गया है। तो इन दिस डायरेक्शन, यानी कि अगर देखा जाए इन दिस डायरेक्शन आर्टिकल 35 कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस को यानी कि लेकर चलता है। वो क्या प्रोविजंस, उसको समझना बारी बारी से। पहला जो है, पहले के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे मैं बात करूं ABC इस तरीके से, ठीक है, ABCD, तो इस तरीके से बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला है उसको मैं थोड़ा इस लेक्चर को स्पीड में लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे खत्म करना है। मैं सोच रहा हूँ अगला भी लेक्चर हो सकेगा वो स्पीड में होगा, और उसके बाद मैं शायद उसके लेक्चर नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत हो गया फंडामेंटल राइट्स को अपलोड करते करते। बाकी कुछ थोड़ा पढ़ लो यार। अब देखो यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट shall have द पावर टू मेक द लॉ विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग मैटर्स, यानी कि पार्लियामेंट के पास कुछ पावर है, स्टेट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो पावर नहीं है कुछ लॉ को बनाने के लिए। वो कुछ मैटर इस प्रकार से हैं, उनको पहला मैं बता रहा हूं। जैसे ए पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज ए कंडीशन, ठीक है, प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज ए कंडीशन फॉर द सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी, आर्टिकल 16। जैसे क्या बोल रहा है कि यानी कि किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था अनुच्छेद 16 के अंदर दिया गया है। जैसे प्रेस्क्राइबिंग रेजिडेंस, यानी कि किसी भी रेजिडेंस को यानी कि प्रेस्क्राइब करने के लिए एज ए कंडीशन फॉर ए सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स इन द स्टेट, यूनियन और द टेरिटरी ऑफ द लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी, जो आर्टिकल 16 के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्या है, बी पार्ट, वो क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझना कि एम्पावरिंग द कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो यानी कि पार्लियामेंट को एक पावर है, क्या पावर है कि एम्पावरिंग द कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पावर को एम्पावर करता है, यानी कि आर्टिकल 35 जो है कोर्ट्स जो है उनको एम्पावर करता है अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू इश्यू द डायरेक्शंस, क्या डायरेक्शंस इश्यू कर सकता है, ऑर्डर एंड द रीड्स ऑल काइंड्स ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जब भी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जाएगा तो आर्टिकल 32 के अंदर ये मेंशन किया गया था कि कुछ टाइप के ऑर्डर्स यानी कि वो इशू कर सकता है, ठीक है। बी पार्ट क्या कहता है, restrictions are the abrogating the applications of the fundamental rights to the members of the armed forces, police forces। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि रिस्ट्रिक्टिंग का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि सॉरी, सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि की सहायता यानी कि सदस्यों के मूल्य अधिकारों को यानी कि प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है आइडेमनिफाई का मतलब यहां पर ये हो गया कि एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द मार्शल लॉ इन एनी एरिया। कहने का मतलब यहां पर ये हुआ कि किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ या यानी कि के दौरान किसी कृत्य हेतु यानी कि क्षतिपूर्ति देना होगा। मतलब आप कोई काम करते हैं तो क्षतिपूर्ति आपको वो यानी कि जो क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलूं मैं इसको,
आपको मतलब जो उसका पे करना पड़ेगा ना, मतलब आपने कुछ गलती कर दी और आपने किसी का कुछ डैमेज कर दिया तो उसको हर्जाना आपको भरना पड़ेगा, ये सिस्टम बोल रहा है, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोलता है, दूसरे को भी सुन लो। दूसरा ये बोलता है कि पार्लियामेंट शेल हैव द, देखो, पार्लियामेंट शेल हैव द पावर, ठीक है, शेल हैव the power to make the law for the prescribing punishment for these acts that are declared to be offenses under the fundamental rights। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पार्लियामेंट है उसको अधिकार है किसके लिए, पावर टू मेक द लॉज, यानी कि उसको अधिकार है लॉ बनाने के लिए, फॉर द प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स डेट आर डिक्लेयर्ड, जिसको डिक्लेयर किया गया है टू द ऑफेंस अंडर द फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। जैसे मैं उनको इंक्लूड करके चलता है, जैसे पहला जो है अनटचेबिलिटी, जो आर्टिकल 17 उसको एब्यूज करने की बात करता है। फिर उसके बाद बी पार्ट ये कहता है ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द फोर्स, लेबर फोर्स, जो आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए और लेबर उसको नहीं बनाना चाहिए। ये आर्टिकल 32 के अंदर भी कवर किया गया था, उसी सब की बात यानी कि यहाँ पर सेकेंड पार्ट में रखी गई है। फर्दर हमारी जो पार्लियामेंट है वो क्या बोलती है कि पार्लियामेंट जो है shall after the commencement of the constitution make law for the prescribing the punishment for the above acts, thus the making of the obligatory one parts of the parliaments enact the such laws। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके अतिरिक्त अगर संसद जो है यानी कि संसद संविधान को लागू करने के बाद उपरोक्त यानी कि कार्यों के तहत दंड देने के लिए कानूनी यानी कानून बताती है। इस तरह यानी कि अगर देखा जाए तो इसे संसद के लिए या अनिवार्य किया जाता है कि ऐसे कानून बनाए, ठीक है, ऐसे कानून बनाए जिसमें यानी कि पनिशमेंट या कुछ तरीके का प्रावधान हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है उसको बताया गया, थर्ड को क्या कह रहा है वो बात समझिएगा थोड़ा। थर्ड में ये बोल के चल रहा है क्या कि एनी लॉ, यानी कि कोई भी लॉ इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड अबव द कंटिन्यू फोर्स अल्टर्ड रिपील द आर्म्ड यानी कि अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उपरोक्त वर्णित मामलों में, ठीक है, मामलों के संदर्भ में संविधान के अस्तित्व में आने के समय प्रभावी कोई भी विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद द्वारा इसे परिवर्तित या निराश्रित या संशोधित नहीं किया जाता है। यहाँ पर लिख रखा उसने, एनी लॉ इन द फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड अबव द यानी कि कंटिन्यू इन द फोर्स अंटिल अल्टर्ड और रिपील अमेंड बाय द पार्लियामेंट। जब तक यानी कि उसे पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड नहीं किया जाएगा तब तक वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। दूसरी बात ये बोल के चलता है कि it should not be noted that Article 35 extend competence of the Parliament to make the law on the matters of the specified above when the some of the matters may fall within the sphere of the state legislature। मेरे मित्रों, मैं तुम्हें ये बोलना चाहूंगा कि it should be noted that Article 35 extend, उसने extend किया क्या, the competence of the parliament to make the law on the matters of the specified above and though the sum of the matters may fall within the sphere of the state legislature। कहने का मतलब यहाँ पर इसको बात समझिएगा, ये क्या बोल रहा है उसको समझो कि यह उल्लेखनीय होना चाहिए कि अनुच्छेद जो यानी कि 35 है संसद के उपरोक्त विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है। तो बात समझ में आ गई हमारे। फिर यद्यपि अगर इसमें से कोई अधिकार जो यानी कि अधिकार है राज्य विधानमंडल के पास भी होते हैं, जैसे जिसको हम लोग क्या कहते हैं राज्य सूची, जिसको यानी कि स्टेट लिस्ट के अंदर जैसे 3 लिस्ट होती हैं, पहले होता है यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में यानी कि स्टेट एंड यूनियन दोनों के काम होते हैं, यूनियन लिस्ट में खाली यूनियन का होता है, स्टेट लिस्ट में खाली स्टेट का होता है। ये सभी चीजें मैंने इसमें लेक्चर में आपको डिफाइन करी। तो इस लेक्चर में इतना ही मित्रों, मिलते हैं एक लास्ट लेक्चर होगा जहां तक मैं मान के चलता हूँ, कोशिश करूंगा उसे लास्ट हो, उसके बाद ना हो, तो उसमें हम लोग यानी कि फंडामेंटल राइट को कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।